तो जो मैं आपसे बात कर रही थी कि रसायन विज्ञान, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके लूंगी, इनको नोट नहीं करना बच्चों, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हारी किताब में नहीं है, इसलिए पहले सिर्फ अटेंटिवली होकर सुनो। जहाँ लगेगा कि आपको नोट करने की आवश्यकता है वो मैं आपको बता दूंगी, सब आपकी पुस्तकों से है, कोई चीज़ बाहर नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैं बोलूँगी। ये सारे पॉइंट्स मैं उठाऊंगी, लेकिन जो लाल रंग से इंकित हैं उनको मैं पहले लूँगी, ये मानते हुए कि जब तक व्यक्ति को, बच्चों को, आपको मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में इसकी महत्ता नहीं बताऊं, उससे आपको रूबरू नहीं कराऊं, तब तक हम किसी विज्ञान की बात नहीं कर सकते। हमें लॉजिक नहीं बिल्ड होती, हमको रटना नहीं है। हम केमिस्ट्री से क्यों डरते हैं? कितने लोग डरते हो पहले तो ये बताओ, अच्छे से हाथ उठाना। गुड। अब ये शर्तिया है कि जब ये क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, मेरा वाला कम से कम एक पीरियोडिक टेबल का खत्म हो जाएगा, तो 50% डर आपका निकल जाएगा। पहला टारगेट ये बनाइए, लव योर सब्जेक्ट। जितना डर है उतना सोचो नहीं मुझे अच्छे से करना है, मुझे आता है, मुझे इससे प्यार है। जिस दिन यू विल फॉल इन लव विद केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री कंठस्थ होके रहेगी। रटना नहीं है, लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है। तो पहला जो ये 4 शुरू वाले जो पॉइंट्स हैं, रसायन विज्ञान की डेफिनेशन तो मैंने आपसे बोली थी, ये जो शुरू वाले काले रंग में पॉइंट्स है इनको मैं बाद में पिक करूंगी। पहले हम सारी चीज़ एक बार रिवाइज सा कर लेते हैं और पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं कि याद नहीं करना चाहिए, अपने को सिर्फ उसको समझना है। तो पहला पॉइंट लीजिएगा, पहली स्लाइड। कैन आई ऑपरेट विद दिस? नहीं, आप करेंगे, चलिए ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपसे बताया, सभी पदार्थ मैटर हैं, द्रव हैं, उनकी 3 अवस्थाएं हैं, मिश्रण के रूप में तत्व, यौगिक और मिश्रण होते हैं। ये तीनों अलग अलग, बहुत माइल्ड डिफरेंस है इनमें, पर ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक ही प्रकार का कण होता है, और कण के भी अगर हम माइन्यूटली देखें तो उसमें भी आपके परमाणु, अणु, और परमाणु में भी फिर आपका न्यूक्लियस और बाह्य इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यौगिक क्या कहते हैं? जब एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार हो। तो ये छोटी सी चीज़ है, डेफिनेशन है, जो एक खाका खींचती है कि केमिस्ट्री क्या डील करती है। नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा। हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। अब इसको एक बार आप पहले आंख से अच्छे से निकाल लो, क्योंकि हो सकता है आपने इतने दिन में याद नहीं किया हो, पढ़ा नहीं हो। सबसे ज़्यादा हमारा लेफ्ट साइड में हम देखते हैं कि एस ब्लॉक है। तो जब मैं इस स्लाइड को अगर हटा लूँगी तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हूँ तो मोटे मोटे तौर पे मेरा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का होना चाहिए। यही है। और यहाँ हमारे लेंथेनाइड एक्टेनाइड्स हैं, यही है। तो मैं यहाँ इसको अलग से 2 बना देती हूँ। ठीक है। और ये मुझे पता है कि जब मैं इसको ये संख्या लूँगी तो ये मेरा पीरियड शो करेगा, यानी आवर्त शो करेगा, और ये अगर मैं शो करती हूँ तो ये मेरा वर्ग शो करता है। ठीक है। ये मेरे को मोटा मोटा इसका खाका पता है, तो जिगजैग नहीं बनाना है, इसलिए मैंने इसका खाका दिमाग में डाल लिया है। बाकी जो रंग के डिफरेंस है वो हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसको बताएंगे। आगे चलिएगा। तो पहली बात हम लेते हैं कक्षक और क्वांटम संख्या। हमें पता है कितने क्वांटम संख्याएं हैं, 4। कौन कौन से होते हैं? पहला हमने ले लिया n, मुख्य क्वांटम संख्या n है, और उसका जो नंबर होता है वो होल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो किसको डिपिक्ट कर रहा है? वो बाह्यतम कक्षक को डिपिक्ट कर रहा है। यानी हर बार जब नई आवर्त जुड़ेगी तो हमें अलग से एक नया क्वांटम संख्या n बराबर जुड़ेगा। यदि मैं 1 की बात कर रही हूँ तो मैं पहले वाले पीरियड पे जा रही हूँ, 2 की बात कर रही हूँ तो दूसरे पे, और 6 पे आ रही हूँ तो जहाँ मेरा एक्टिनाइड आ रहा है वहाँ मेरा 6 की बात हो रही है। ठीक है। तो ये कुछ आपकी किताबों से ही है, इसलिए इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक टिप है जो आपको सबको पता है, n का मान बढ़ने के साथ साथ अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है और n² द्वारा मान निकाला जाता है। ये मालूम है आपको, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तैयारी करते हैं तो हमको तुरंत निकालना होता है, तो हम बजाय इसको गिनने के n² करके वैल्यू निकाल देते हैं। नेक्स्ट चलिएगा। दूसरा हमारा है द्विगंशीय क्वांटम संख्या L। द्विगंशीय क्वांटम संख्या L, ऑर्बिटल क्वांटम संख्या, बोहम क्वांटम संख्या, ये इसके दूसरे नाम हैं। तो हम द्विगंशीय को L को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, और बोहम क्वांटम संख्या सब्सिडरी या कक्षक कोणीय संवेग। तो कोई भी किताब में कैसा भी दिया हो, हमें क्लिक करना चाहिए हम L की बात कर रहे हैं। और L का मान कितना होता है? पहली बात तो ये क्या दिशा दिखाता है? ये 3D डायमेंशन में स्ट्रक्चर डिपिक्ट करने के काम में आता है। कक्षक के त्रिमेय आकार को परिभाषित करता है। कोश में एक या अधिक उपकोश होते हैं, सबशेल होते हैं। सबशेल हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा।
और इसकी जो संख्या निकालनी होती है, L की बराबर संख्या क्या होती है, 0 से लेके कब तक, मुख्य क्वांटम संख्या में से एक निकाल दें तब तक, यानी उससे एक संख्या कम। बाकी आपको उदाहरण दिया हुआ है, ये आपको मालूम है। अगर मैं n बराबर 3 लेती हूं तो मेरी L की संख्या कितनी होनी चाहिए, 0 1 2, ठीक है। 0 से शुरुआत की, n-1 से लिया, तो ये टिप है जो मुझे याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलिएगा। और एक चीज और है लास्ट का, हर चीज आपकी किसको डिपिक्ट करती है, S P D और F किसको डिपिक्ट करते हैं, उपकक्षकों को। तो कक्षक हमारे मेन n बराबर 1 2 3 4, उपकक्षक SPDF, उनके नाम क्या है मालूम है आपको, वो भी हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा आप फास्ट चल रहे हैं, कुछ हैं जो थोड़ा सा स्लो है, मैं बराबर लाके फिर बात करना चाह रही हूँ। तो ये हमारा तीसरा क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम, MS, सॉरी नॉट MS, ML, MS पेन है। इसकी संख्या कितनी है, 2L + 1। जितनी L की संख्या उसको 2 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। नीचे मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है, यदि L बराबर 2 है, L बराबर 2 हुआ तो N बराबर कितना होगा, N बराबर कितना होगा, गुड। तो L बराबर 2 हुआ तो M की संख्या कितनी आएगी, +- L और 0। 2L कैसे आया, हमने + - दोनों संख्या ली तो L का दुगना हो गया, +1 किसको डिपिक्ट करता है, 0 को। तो कुल मिला के हमारे 0 से इधर और 0 से इधर दोनों संख्या चलेंगी, प्लस साइड में भी नेगेटिव साइड में भी। एक उदाहरण यहाँ लिया, 3 लिए हैं, इनमें से एक पिक कर लेते हैं। L = 2 तो ML = -2 -1 0 +1 +2, कुल संख्या 5। और ये किसको इंकित करेंगी, उपकक्षकों को, 5D, 5D कक्षक। नेक्स्ट चलिएगा। चौथा क्वांटम संख्या है जिसको कहते हैं स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। आपको यदि ध्यान हो, हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम के अंदर, परमाणु के अंदर एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी 2 परमाणु के एक से हैं तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी, उनको कैसे अलग करूंगी, क्योंकि एक रूल है, आपको ध्यान हो, जिसमें कहा गया है कि कोई से भी 4 क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु की समान नहीं हो सकती। क्या है ये रूल, नाम बताओ रूल का, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी 4 क्वांटम संख्याओं के समान मार 2 परमाणुओं के नहीं हो सकते, किसी भी 2 एटम के या अणु के। और कहाँ पे डिफर करेंगे, स्पिन पे आके। तो ये जो चौथा क्वांटम संख्या है, ये आपको यहाँ बताता है कि ये कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर आएगा, और इसके भी 2 मान हैं, +-½ प्लस का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, अपोजिट स्पिन तो ठीक है, लेकिन +- का क्या मीनिंग हुआ, तो ऐसे कैसे में क्या कहेंगे इसको, अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपको पुस्तक में लिखना हो तो कोई शब्द तो देंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में घूमने वाला। यदि मैं इसको प्लस मान लेती हूँ तो इसको मैं जो डिनोट करूंगी, कैसे दर्शाऊंगी, ऐसे। और घड़ी की सुई की विपरीत घूमने वाला, उसको मैं -½ मान लेती हूँ, तो ये इसका उल्टा हो गया। तो +-½ स्पिन, कुल मिला के 1, ठीक है। किसी किसी पुस्तकों में यदि प्लस वाले को ऐसे इंडिकेट कर दिया है तो वो गलत नहीं है, कुल मिला के सिर्फ ये बताना है कि हाँ उसका डायरेक्शन उल्टा है बाकी के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। आगे चलिएगा। ये एक उदाहरण सिर्फ दिया है कि एस कक्षक के, जो आप शेप की बात कर रहे थे, अब अपन बात करते हैं कक्षकों के आकार की। सबसे पहला n = 1 यदि मैंने लिया है तो मेरे कक्षक का क्या आकार होगा, L क्या दर्शाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो S क्या है, 0 मीन्स S स्फेयर। और स्फेयर और फुटबॉल में कोई फर्क है क्या, सोच के बोलना। मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, फुटबॉल में और स्फेयर में शॉटपुट खेले हैं आप लोग,
शॉटपुट खेले, गोला गोला फेंक नहीं खेला है? खेला है ना। और फुटबॉल भी खेला होगा। क्या अंतर है? एक खोखली होती है, एक भरी हुई होती है ना। और हम एस आकार को जब गोलाकार लेते हैं तो हम ये नहीं कहते फुटबॉल का आकार है, हम क्या कहते हैं? ठोस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यही कहते हैं स्फेरिकल, ठोस। तो स्फेरिकल सिर्फ गोले को नहीं डिपिक्ट करता कि वो गोल है, वो डिपिक्ट करता है ये अंदर से ठोस है। क्यों ठोस है? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो होमोजेनियस, एक सी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये कैसे पता चला? जब इसके अंदर से आप कोई रेज डालेंगे तो वो उसमें से वापस आ जाएगी, ठीक है। यानी कोई चीज पास नहीं कर सकती। और यहाँ मैं आपको याद दिलाऊं, आपने परिरक्षण प्रभाव पढ़ा होगा, शील्डिंग इफेक्ट, उसमें एस का क्या होता है? क्या उसमें से कोई चीज आर पर जा सकती है? नहीं ना। तो अब समझ में आ गया, अब भूलेंगे नहीं, हमें रटने की जरूरत नहीं है। एस का मतलब स्फेरिकल, ठोस। ठोस यानी इसके अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, यानी नो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव इसके अंदर से आर पार नहीं हो सकता, मोटे तौर से अगर हम समझते हैं तो यहाँ मैंने 3 आकार आपको बताए हैं इस व्यू के साथ कि पहला वाला अगर 1s को डिपिक्ट करता है जहां n बराबर 1 है तो मेरा पहला वाला हो जाएगा 1s। दूसरा s आते ही मैं कहाँ आ जाऊंगी? सेकेंड वाले पीरियड पे। और सेकेंड वाले पीरियड कब आएगा? जब मेरा पहला पीरियड पूरा हो जाएगा। और पहले पीरियड के अंदर n बराबर 1, l बराबर कितनी संख्या है? n-1, 0, यानी एक ही है। तो s में 1, और एक कक्षक के टोटल संख्या इलेक्ट्रॉन के भरने की कितनी है? 2। तो 1s2 भर गया। 1s2 भरते ही मैं कहाँ आ रही हूँ? क्या मैं इधर आ रही हूँ? नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ ना। मैं वहीं की वहीं वापस नया कक्षक शुरू करूंगी। और जैसे ही नया कक्षक शुरू करूंगी n बराबर क्या हो जाएगा? 2। दूसरे पीरियड की बात कर रही हूँ, n बराबर 2 यानी l कितना हुआ? 0 और 1। तो 1s2 तो पहले भर ही गया। अब सेकेंड वाले का फिर से s कक्षक, 0 आएगा ना पहले। तो पहले s किसको, 0 किसको डिपिक्ट करेगा? s को। तो जब तक s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे तब तक वो s रहेगा। और फिर उसमें 1 किसको डिपिक्ट करेगा? p को। तो सेकेंड वाले में मैंने यहाँ जैसे ही भरा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, मुझे कहाँ आना है? और पहला एलिमेंट क्या है p का? बोरोन। गुड, p1 बोरोन। तो मैं सबसे पहले वाले एलिमेंट p1 यानी कि बोरोन पे आ जाऊंगी। तो 2s2 to p1, बोरोन के लिए मुझे कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? p1 वहीं से शुरू होता है और वो सेकेंड आवर्त में है, ठीक है। तो उसका आकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नाभि से पहले वाले कक्षक के बाद दूसरा वाला कक्षक शुरू है, आकार बढ़ना ही बढ़ना है। तो लेफ्ट से राइट, मैं यहाँ आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताती जाती हूँ साथ साथ। लेफ्ट से जब राइट की तरफ जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है? आकार लॉजिकली बोलिए, आकार घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि उसी कक्षक में नाभि से कक्षक की दूरी तो वही है और उसी में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं जब तक कि वो पूरा नहीं भर जाए, यानी जब तक उसको अष्टक पूरा नहीं हो। तो क्या होगा? ये क्यों घटेगा? तो नाभि के आकर्षण बल क्यों बढ़ा? क्या बढ़ा? क्या बढ़ा? खड़े होके बताओ, क्या बढ़ा? नाभिक को आकर्षण करने से नाभिक है, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने का प्रयास करेगा। तो क्यों करेगी? क्योंकि उसमें धनावेश से आपस में यस, पिन पॉइंट बताओ ना कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतनी प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निश्चित रूप से नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो वो जितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सिकुड़न होगा। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे आकार घटता है, और नीचे जब आएंगे तो हर बार चूंकि नई शेल बढ़ रही है, नया क्वांटम संख्या बढ़ रहा है, तो नाभि से दूरी बढ़ना जरूरी है, आकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये यहाँ यही दर्शा रहा है। पहले वाला 1s का मान लीजिए, दूसरे वाला 2s का, और तीसरे वाला आपका 3s। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ आकार बढ़ता चला जाएगा। ये एक जनरल रूल है, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में एक समान नहीं है। कुछ जगह इसकी विपरीत भी आएंगी कुछ कारणों से, वो हम कारण आगे बात करेंगे। आगे चलिए। ये 2 p कक्षक हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले वाला स्लाइड लेना एक बार। 1s के जब अपन बात कर रहे थे
तो हमने इलेक्ट्रॉन को कहाँ बताया था, मेरे पास आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कितने एक्सिस हैं, प्लस माइनस एक्स वाई जेड 6। मैं अगर इसको 3D में देखना चाहूं, ये एक्स वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ में है 360 डिग्री में। एस ठोस आकार का है, गोल है, तो इलेक्ट्रॉन की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेफिनेटली ये 360 डिग्री कवर कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो एस में है और एक अगर मैं पी में लेती हूँ, तो पी में भी तो मेरा पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी कि यहाँ रोटेट होके रह जाएगा। तो 3 जो पी ऑर्बिटल हैं, सब शेल्स हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेगा कि वो 360 को पूरा कवर करेगा। तो ऐसे कवर करने में क्या करते हैं हम, क्योंकि 3 हमारे पास सब शेल्स हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन आपका एक्स में हो गया, दोनों तरफ घूम रहा है, कभी यहाँ ज्यादा कभी यहाँ ज्यादा, और इसको हम ज्यादा वाले को कैसे दर्शाते हैं, प्लस चिन्ह से, है ना, और नेगेटिव से कम, ठीक है। वाई में तो अल्टीमेटली एक्स और वाई मिला के क्या हुआ, प्लेन कवर हो गया। 3D के लिए जेड है ही, तो जब मैं तीनों को मिला लेती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा, जब मैं तीनों को मिला लेती हूँ, ये प्लेन है ये जेड है, तो क्या हुआ, 3 पी उपकक्षकों ने मिलाकर के 360 में इलेक्ट्रॉन को पूरे स्पेस को कवर कर लिया। तो मेरे पास अब लॉजिकल समझ में आ गया कि पी ऑर्बिटल के 3 ही सबसे कक्षक क्यों होते हैं, समझ में आ गया ये चीज, 3p ही क्यों होते हैं, ये समझ में आ गया। 360 में 3 ही एक्सिस हैं और x y z है, तो x में ये डायरेक्शन हो गया, मान लीजिए y में ये हो गया और z ये हो गया 90 डिग्री टू ईच अदर, तो पूरा 360 में इलेक्ट्रॉन का मोशन है। क्लियर। और हर उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो p6, s में 2 थे, p6 क्यों 2 है, एक प्लस एक उल्टा वाला डायरेक्शन का, एक सीधा वाला, नहीं क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे शेप बनानी पड़ी तो मुझे रटने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड डिफाइन करते समय कॉपी में एक बार ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो किसी किसी पुस्तक में अगर यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ वाई लिखा है, यहाँ जेड लिखा है, तो ये गलत नहीं है। आपको सिर्फ एक्सिस को डिफाइन करना है यदि आप किसी चीज से भिन्न जा रहे हैं। नॉर्मली हम इसको z मान के चलते हैं, इसको y और इसको x, पर अगर मैं भिन्न तरीके से बता रही हूँ या बता रहा हूँ तो मुझे खाली उसको बताना है कि ये मेरी एक्सिस है, फिर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डी कक्षकों की। डी कक्षक में हमने देखा थ्योरेटिकली कि जब मेरी n की संख्या कितनी है, 3, तो l की संख्या कितनी है, 0, 1, 2, है ना। 0 किसको डिपिक्ट कर रहा है, s को, 1 किसको, p को, और 2 किसको करेगा, d को, ठीक है। और ml की संख्या मेरी उतनी कितनी आई, इसमें 5 आई थी। मैं अगर सब चीज सोच करके देखती हूँ कि 360 में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां भी मेरा 360 में ही था, डबल डंबल था, सिंगल डंबल था, दोनों तरफ लोब्स थे। अगर मैं डी कक्षक के आकार को डबल डंबल बोलती हूँ तो क्या मेरे पास 6 ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बताओ। नीला रंग है कहीं, नीले रंग का पेन। एक्सिस तो मेरी यही है, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं इसको जो नॉर्मल किताबों में दिया होता है वैसे ले लेती हूँ। ये सारी प्लस साइड की है, ये सारी माइनस साइड की है। और हमने देखा कि डी कक्षकों का जो घूर्णन होता है, नीला चाहिए, अलग अलग दिखाना, अलग अलग दिखाना इसलिए। तो एक तो हमारे पास होता है जो अक्ष पे होते हैं, ऑन एक्सिस, और एक किसको मानते हैं हम, बिटवीन, यानी 2 कक्षकों के 2 एक्सिस के बीच में। अगर ये मेरा एक्स और वाई है, मैं ऐसे ले लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये मेरा एक्स है मान लीजिए, ये मेरा वाई है ऐसे प्लेन में, पर आपको दिखाने के लिए। एक्सिस पे होगा तो 1 और 2, बिटवीन होगा तो इन दोनों के बीच, इन दोनों को बना के देख लेते हैं एक बार आपके सहूलियत के लिए। इसको मैं हटा देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ये हमारा y मान लीजिए, ये हमारा x मान लीजिए। अगर मैं d डबल को ऐसे लेती हूँ तो ये क्या हुआ, x एक्सिस वाला,
इसी चीज को मैं तो 6 होने चाहिए ना। अब आप अपनी कॉपी में बना के देखिए 6 कैसे नहीं है और 5 क्यों है। क्विकली 3 तो आपके होंगे जो अलोंग दी एक्सिस होंगे, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, वाई जेड। आप बना लीजिए 3 एक्सिस के बीच में होंगे, 3 एक्सिस पे होंगे, कुल मिला के 6 होने चाहिए। और जब तक आप बनाएं तब तक मैं आपके लिए बोर्ड साफ करके यहां बनाती हूँ। क्योंकि कंसेप्ट तो अपना वही है ना कि 360 के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संभावना तो 360 में यहां भी पूरी होनी चाहिए। होनी चाहिए ना 6 तो। मेरे से एग्री तो करते हो आप लोग? लॉजिकली होना चाहिए। मैं बना के देख लेती हूँ। ये आपकी एक्सिस मैंने अलग अलग कर दी। कोई भी दो ऐसा तो नहीं जो सिमिलर हो, मुझसे भी गलती हो सकती है, नहीं है ना? सब जगह अलग अलग लिया हुआ है अपन ने, दो कॉम्बिनेशन विद द व्यू कि दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। और अगर मैं प्लेन में देखूं तो प्लेन में मेरा एक्स वाई है, ठीक है। अभी आपको दर्शाने के लिए ऐसे बनाया, बाकी प्लेन में एक्स वाई यानी ये अगर वाई है, ये एक्स है और ये जेड है, 90 डिग्री टू ईच अदर। सबसे पहले हम ले लेते हैं बिटवीन दी एक्सिस। बन गए। अब अलोंग दी एक्सिस कौन सा बेटा? बच्चे एक सेकेंड, कंफ्यूज नहीं होना, ये एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं। मैंने 3 वो लिए हैं जिनके लोब्स बिटवीन 2 एक्सिस हैं, 2 अक्षों के मध्य में, और ये वाला पोर्शन वो लिया है जो एक्सिस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या तो 6 एक्सिस जब अपने पास है, अगर हम इसको विजुलाइज करते हैं 3D में, हमारे पास जब 6 एक्सिस हैं तो 6 एक्सिस के या तो एक्सिस के ऊपर लोब होंगे या उनके मध्य में होंगे। 2 ही संभावना, इसके वाला तो संभावना नहीं। तभी तो हम कह सकेंगे कि बराबर दूरी पर एक आधारित है, ठीक है। अब इनको मैं अगर नाम देती हूं, ये क्या है? डी एक्स वाई, राइट, डी एक्स जेड, यही तीनों होते हैं अपने डी कक्षा के, यही तीनों होते हैं बिटवीन द एक्सिस, इनके अलावा तो कोई है नहीं। इनको अगर मैं नाम देती हूं this will be x square minus y square डैश, बोलने में माइनस इसलिए कि लिखने में आता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट इट डाउन डैश, यही है। बाकी दो भी तो आपके हैं पर ये आपकी पुस्तकों में नहीं है। अब इसको अगर मैं विजुअलाइज करूं, इधर वाले दो देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। पहले वाला नंबर डाल देते हैं इसको, लेट इट बी नंबर 1 एंड लेट इट बी नंबर 2। इन दो को देख लीजिएगा एक बार, ये अपने पास है, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड, इनके ऊपर है। दूसरे वाले में क्या है? वाई, वाई और जेड। मैं इन दोनों का अगर जोड़ती हूं, क्या आया मेरे पास? ये तो y हो गया, ये x हो गया, z कॉमन। अगर मैं z 1 मिनट के लिए भूल जाऊं तो ये क्या है? प्लेन कवर कर रहा है और z आपका लोब खड़ा है। तो जो हमारा डी जेड स्क्वायर आता है उसमें क्या दिखाते हो आप? एक रिंग और z कॉमन, रिंग डिपिक्टिंग द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज इन द प्लेन x एंड y प्लेन। तो वर्चुअली जो बाद के दो हैं, ये दो मिलाकर के हमको क्या देते हैं? जेड स्क्वायर। और जिसको हम कैसे बनाते हैं? ये अगर z है और ये अगर y है तो हमारा है या नहीं है? तो जो वलय दिखाते हैं
वलय दिखाता किस चीज के लिए कि y और x का प्लेन में हमारा पूरा कवर्ड है, यानी ओवरलैपिंग है, और z इसमें कॉमन है। यही है, क्लियर हो गया। तो हम कायदे से जब देखते हैं, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है कि 360 डिग्री में अगर हम सबको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे अकॉर्डिंग टू एक्सिसेस 3 एक्सिस हैं हमारे पास, तो बिटवीन एक्सिस के मध्य वाले 3 हो गए और एक्सिस के ऊपर वाले 3 तरह के हो गए। लेकिन एक जो पेयर है, ये जो पेयर है, ये अल्टीमेटली ऐसा भ्रम करता है कि प्लेन के ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है और z कॉमन है, उसको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं z², जिससे हम वलय से शो करते हैं कि हाँ x और y के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑन द एक्सिस। तो हमारे पास 5D हो गए, क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। तो 5D कक्षकों की स्ट्रक्चर जो मैंने आपसे अभी बात की, स्लाइड आगे चलो, ये मैं समझा चुकी हूँ, इससे भी आगे चलो। ये देखिए जो लास्ट वाली मैं आपसे बात कर रही थी, ये जो प्लेन है क्या शो करता है, y और x के ऊपर भी दोनों पे लोब हैं और z इसमें दोनों में कॉमन है, बेसिकली मर्जिंग दीज टू, क्लियर। और ये हमारे पहले 3, और ये हमारा अलोंग द एक्सिस ऑफ x एंड y, x² माइनस y², क्लियर। तो ये 5D कक्षक हो गए। यहाँ अपने को प्रॉब्लम नहीं, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट चलिए, f ऑर्बिटल का चूंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड में इतना नहीं है, तो सिर्फ मैं इतना बताऊंगी कि यहाँ पे जो क्वांटम संख्या है, ये इसके जो f की प्रकार हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, और एक आपको फिगर दिखा देती हूँ। ml के बराबर की संख्या वही -3 से +3 तक, 0 इंक्लूड किया 7 हो गए, तो 7 शेप्स हो गई f की। आगे ले लीजिए एक बार, ये आपकी 7 शेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, अगर हम अब सम अप करते हैं तो अभी तक हमने यही पढ़ा, आकृति पढ़ी SPDF में, 1 यानी स्फेरिकल, 2 यानी 2 लोब वाले, P जिसमें हमारे 3 P हैं, PX एक्सिस x एक्सिस वाला P, PY y वाला P, और PZ z वाला P, 3 हो गए। 5D कक्षक D के, जिसके अंदर बिटवीन दी एक्सिस वाले 3 हो गए और अलोंग दी एक्सिस वाले 2 हो गए, कुल मिला के 5। 7 आपके F के हो गए, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2, 6, 10, 14, क्लियर। एनर्जी लेवल मालूम ही है हमको, सबसे पहले आपका S वाला है, फिर P है, फिर D है और फिर F है, ठीक है। तो ये इसका पूरा सारांश है जो अब तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट लीजिएगा, यहाँ एक बात मैं आपसे करूंगी पीरियोडिक टेबल पे आने से पहले, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसको एक बार मिनिमाइज कर दो नहीं तो सबका ध्यान इस पे रहेगा। हम जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की, और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, यही है, तो क्या आप बता सकते हो उनमें बाकी भी ऊर्जा लेवल है या नहीं है, ऊर्जा स्तर होंगी, क्यों? होंगी, आंसर सही है, पर क्यों? इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है, तो कोई एनर्जी लेवल जो है वो क्या डिफिट करते हैं, सिर्फ ये कि अगला ऊर्जा स्तर ये है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है होने की। दूसरी बात, जब हम आपसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं तो आप क्या कहते हो, कितना कहते हो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या है, नाभिकीय आकर्षण बल के अगेंस्ट काम किया हुआ कंप्लीटली निकालने के लिए, तो तब पॉसिबल होगा जब उसमें और भी ऊर्जा स्तर होंगे, ठीक है। तो हम ये जो बात, स्लाइड दिखाएगा, ये जो बात कह रहे थे कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाकी जितनी ऊर्जा स्तर हैं, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 जिसमें S और P भी हैं, 3 जिसमें SPD हैं, और 4 जिसमें SPD, F और सो एंड सो फोर्थ, सारे लेवल्स हैं इन्फिनिटी तक, लेकिन बचे हुए सारे एनर्जी लेवल आपके समभ्रंश हैं, यानी कि इक्वी एनर्जी पे हैं, उनमें हम एनर्जी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सेकेंड ऑर्बिटल का सबशेल S और P बराबर ऊर्जा का होगा, तीसरे वाले में SPD तीनों बराबर ऊर्जा के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो खाली है, जब तक उसमें कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं आता एनर्जी डिफरेंस नहीं होगी, ऊर्जा स्तर में फर्क नहीं आएगा।
ऐसे कक्षकों को हम क्या कहते हैं? डिजेनरेट समभ्रंश। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है कि हाइड्रोजन के अंदर समभ्रंश ऊर्जा स्तरों की आप बात करें, तो हम बता सकते हैं कि 1s के अलावा सारे आपके जितने भी 2 sp, 3 का spd, 4 का spdf, 5 का spdf, 6 का spdf, ये सारे आपके समभ्रंश हैं एक लेवल वाले। 2 और 3 बराबर नहीं होंगे, 2 में sp बराबर है, 3 में spd बराबर है। क्लियर? नेक्स्ट लीजिएगा। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट चूंकि आपको पता है तो उसको मैं छोड़ रही हूं। बहु इलेक्ट्रॉनों में मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि जो n की संख्या है, द्विगंज क्वांटम संख्या l उपकोष की, इन दोनों को मिलाकर के हम निर्धारित करते हैं कि अगली ऊर्जा स्तर क्या होगी। वो आपको पता है n+l का मान। नेक्स्ट लीजिएगा, और इससे आगे ले लो, ये मैं बाद में बात करूंगी। इससे भी आगे लो, इससे भी आगे लो। ये जो टेबल है यहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम n+l का जब मान लेते हैं तो 3p के बाद d क्यों नहीं भरता, 4s क्यों भरता है। हमने 1s, 2s, 2p तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 3s भरा, 3p भरा, अब 3d होना चाहिए था पर 4s आया। तो अगर मैं यहां गौर करूं तो n+l का मान यदि बराबर होता है, इससे बड़ा ये और यहाँ ये 2 बराबर हैं और ये हायर पे चला गया, तो यानी 3d का मान अगर यहाँ 4 होता तो 3p के बाद भरा जाता, पर ये 5 है n+l का मान, तो डेफिनेटली ये हायर ऊर्जा पे कहलाएगा। अब इस चीज को थ्योरेटिकली समझने के बाद अगर मैं पीरियोडिक टेबल से कोरिलेट करूं, वही बात जो शुरू में शुरुआत की थी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय मैं n+l का मान निकाल के फिर भरूं, उससे तो बेहतर है मेरे को एक स्केच तैयार होना चाहिए कि हाँ अब क्या संख्या आएगी, अब कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा। हमने ये 2 लेवल देखे, पहले वाले में 1s2, दूसरे वाले में s और p दोनों है, और p हमारा कहाँ से शुरू होता है? बोरोन से। बोरोन से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? ये अक्रिय गैस नियोन, ठीक है। उससे पहले आपका फ्लोरीन। नियोन के बाद खत्म होते ही हम वापस कहाँ जा रहे हैं? 11 सोडियम पे। और सोडियम किस में है? एक मिनट, ये अगर 1 है, 2 है, ये 3 है, 3 है, तो 3s में s भरा और s के बाद क्या मैंने यहाँ d लिया? नहीं है। नेक्स्ट क्या है यहाँ? एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3p1। तो मैंने 3s ले लिया, 3p ले लिया, और अब 3d तो आ ही नहीं रहा है। मैं वापस यहाँ खत्म, किस पे खत्म करती हूँ नियन के बाद? आर्गन कितना है? गुड। और यहाँ क्या आएगा? इसके बाद मैं कहाँ आ रही हूँ? 4th। पोटेशियम के बाद? गुड। कैल्शियम कितना है इलेक्ट्रॉनिक नंबर? गुड। इसके बाद क्या है? मुझे स्ट्रोंशियम भी सुनने में आया था, स्कैंडियम। गुड। और स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ये क्या भरे गए हैं? कौन से वाले डी? क्या ये 4th? देखिए गौर करना बच्चों, हम 4th शेल में हैं, यानी बाह्य क्वांटम संख्या अगर मैं देख रही हूं, नाभि से पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीसरा भी पूरा भरा नहीं और मैंने चौथा शुरू कर दिया। थ्योरेटिकली p के बाद मुझे 4s पे ही आना है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट देखती हूँ, प्लेसमेंट कैसे ही है इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की? सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पे। यही पढ़ा है हमने, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यही कहता है। तो यहाँ मेरा क्या है? पोटेशियम और कैल्शियम सोडियम के नीचे है और स्कैंडियम आपके अलग से हैं। और ये किसके बाद आ रहे हैं? 4 भरने के बाद मैं वापस 4s2 कंप्लीट करके फिर अंदर आ गई हूँ। तो यानी बाह्यतम क्वांटम संख्या शुरू करने के बाद मैं वापस बाहर से अंदर वाली यानी n-1d कॉन्फ़िगरेशन मेरा शुरू होगा। ये होगा आपका n-1, और ये 1 से लेके 10 तक भरा जाएगा। और फिर यहाँ क्या आएगा एल्यूमिनियम के नीचे? व्हाट इज Ga? गुड, गैलियम। और कहाँ खत्म होता है?
चलो इतना तो याद है, फिर कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल याद नहीं है मुझे। समझ में नहीं आ रहा मैम, कुछ वो एन बताया ना, वो एन और एल वाला कुछ कौन सा एन और एल वाला? क्वांटम। ये समझ में नहीं आया, ये बेसिक समझ में नहीं आई है। क्या समझ में नहीं आया? चलो मुझे तुम पहले ये बताओ, उसको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है, वैसे तो 11th में पढ़ लिया, नहीं बच्चे, क्या इसमें क्या चीज ठोस मुझे बताओ। तो मेन चीज होती क्या है, जो जैसे परमाणु होता है, परमाणु के अंदर जो एन डिनोट किसको करते हैं, जैसे साइंटिस्ट एन, एन बेटा एक मुख्य क्वांटम संख्या है, ऊर्जा स्तर है। एन बराबर 1, 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 0 का मतलब कोई ऊर्जा स्तर ही नहीं है। तो पहली ऊर्जा स्तर जिसको हम n बराबर 1 मानते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें सब शेल्स हैं। आपका एक बड़ा सा एक कहना चाहिए प्लॉट है, उसमें एक पहला वाला कमरा है, ये मान लीजिए हॉल है, उसमें एक छोटे छोटे 2 और कमरे हैं जिसको हम कह सकते हैं सब शेल्स हैं, 2 हैं 3 हैं डिपेंडिंग ऑन इट। ठीक है, तो n बराबर 1 पहली ऊर्जा स्तर जो सबसे न्यूक्लियस के पास में है। दूसरा ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा, दूसरा नंबर n बराबर 2, n बराबर 3। इन सब में जब हम 3 की बात करेंगे, n बराबर 3 की बात करेंगे, तो ऊर्जा स्तर कितने हो जाएंगे? l कितने होंगे? 0 और 1 2 3 होंगे बच्चे। ठीक है, ये इनकी संख्या है। मतलब जो एन होगा उसके अंदर भी सिर्फ बच्चे n को कुल तुम ऐसा मानो मेरे ऊर्जा स्तर हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर लेवल तक। ग्राउंड लेवल पे अगर मैं नाभि को समझती हूँ लेमैन लैंग्वेज में, हालांकि ग्राउंड लेवल पे नाभि नहीं रख सकते हम, तो सेंटर पे रखते हैं। तो ये मानो कि सेंटर के चारों तरफ जो सर्कल है, सर्कल क्या है? इलेक्ट्रॉन का मोशन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? एक पर्टिकुलर ऊर्जा वाले सर्कल में रोटेट करेगा। जिस ऊर्जा वाले सर्कल में वो रोटेट करा उसको हमने एक पाथ कह दिया, n कह दिया। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n हो गई। n में अगर मैं 1 मान रही हूं तो उसमें सिर्फ s वाली शेप के इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल ही है, कक्षक है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो संभावना होगी वो स्फेरिकल वाली स्ट्रक्चर में होगी, वहां p और d नहीं आएंगे। नहीं आएंगे बेटा, नहीं होंगे। जब मैं n बराबर 1 मानती हूं तो उसमें सिर्फ स्फेरिकल शेप वाले होंगे, p और d नहीं आएंगे। जरूरी है ऐसा, तो जरूरी बिल्कुल है, शेप के कारण वो फर्स्ट वाली लेवल में उनको अकोमोडेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो नहीं आ सकते। आप जैसे जैसे ऊंचे स्तर पे जाएंगे आपकी 2 संख्या के अंदर s और p आएगा, d नहीं है। 3 में जाएंगे तो s p d है, f नहीं है। आप जैसे से नाभि से दूर चलते चले गए आपको वैरायटी ऑफ शब्द कक्षक मिलेगी, s p d f मिलेगी। उनका आकार कैसा है? अभी आपको जब मैंने शेप बताया तो क्या था आकार? हमारे लोब्स बढ़ते चले गए। जब लोब्स बढ़ते चले गए, लोब्स का मतलब क्या है? L किसको शो करता है? 3D कॉन्फ़िगरेशन को। तो क्या एक छोटे से पाथ में 3D कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा समाहित होना संभव है? लॉजिक। जब नहीं है तो नहीं है उसमें। यदि मेरी कैपेसिटी बहुत सारी चीजों को समाहित करने की नहीं है तो मुझ में नहीं है, और अगर मेरी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हाँ डेफिनेटली मेरे में सामान आएगा बहुत सारा। ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ते चले जाएंगे आप 3D स्ट्रक्चर वाले सब शेल्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, और वो है हमारे PDF, लो डबल डंबल और फिर उसके और मल्टीपल डंबल्स, यानी 3-4 जो भी हैं आपके F में। क्लियर? तो कमिंग बैक टू दिस जो हम बात कर रहे थे, तो जब मैं 4th शेल में 4th पीरियड में आती हूँ तो मेरे 4s2 भरने के बाद, कैल्शियम भरने के बाद मेरे को वापस अंदर वाले कक्षक में जाना होता है, बाहर से एक अंदर। और जब मैं बाहर से एक अंदर आऊंगी तो कौन सा भरा जाएगा? डी कक्षक, ऊर्जा लेवल के अनुसार। ठीक है, तो n-1 d दैट इज 3d। तो हम शुरुआत करते हैं अंदर वाले कक्षक में 3d कॉन्फ़िगरेशन, और ये आता है स्कैंडियम से जिंक तक। लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे थे तो हमने देखा था साइज घटता है, क्योंकि उसी स्तर पे, ऊर्जा के स्तर पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और नाभिक के आकर्षण बल की वजह से वो अपनी तरफ खींचता है। स्कैंडियम से जिंक में जब जा रही हूँ, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो वो बिल्कुल बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाहर से अंदर वाले में है। क्लियर? दूसरी बात, अंदर वाले में भी डी कक्षक है, और डी कक्षक का जब अपन स्ट्रक्चर देखा था तो क्या था? डबल डंबल। और डबल डंबल को हम कैसे सोच सकते हैं? ठोस से थोड़ा सा छितराया हुआ। क्यों? क्योंकि उसके लोब बिल्कुल एक से नहीं है,
इस तरह से बने हुए, यानी बीच बीच में कहीं ऐसे पॉकेट्स हैं जिसमें से कोई चीज आराम से छनी रह सकती है। और हम कहाँ देखते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट की जब आप बात करते हो, SPDF है, और ये कितने हैं, 1 से लेकर के 10 तक, और इतना ही गुना प्रोटॉन बढ़ा होगा नाभि पे। और नाभि पे प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, जहां तक नेगेटिव चार्ज है। और कहां तक नेगेटिव चार्ज है, अभी तो मैंने आपको बोला नाभि के बाहर हम 4 तक आ गए, 4 में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्यों भूलते हैं उनको हम। और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित। जब वो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिविटी ये थोड़ी कहेगी भाई नहीं तो तुम इस वाले नहीं हो, मैं तो 3D को ही सिर्फ अट्रैक्ट करूंगा, ये थोड़ी कहेगी। पॉजिटिविटी तो नेगेटिविटी तक जाएगी, वो 4 तक अट्रैक्ट करेगी। और उसके बीच में क्या है, 3D कक्षक है। और 3D कक्षक क्या करते हैं, उनकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। शील्ड माने ढाल, कैसे याद रखोगे परिरक्षण प्रभाव को, शील्ड क्या है, ढाल, किसी चीज से रोकने की ताकत। तो नाभिकीय आकर्षण बल उसमें से छन के जा रहा है, और कहां तक जा रहा है, जहां तक उसको ऋणावेशित मिलते हैं, यानी 4s2 तक। तो क्या होगा, वो अपनी तरफ 10 गुना तेजी से उनको अट्रैक्ट करेगा। नतीजा सिकुड़न, समझ गए। और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। मैं हिंदी में भी लिख देती हूं, संक्रमण संकुचन, यही है। ये चीज क्लियर हो गई। 10 गुना नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ा, क्यों, क्योंकि मेरे बाह्यतम कक्ष के अंदर वाले में, यानी जब मैं 4s2 भर रही थी और 4s2 भरने के बाद 3D10 भरे गए, तो वो बाहर से अंदर वाले में भरे गए, और 10 डी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नाभि पे 10 गुना पॉजिटिविटी बढ़ी। वो पॉजिटिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी वाले कक्षक, यानी कि इसको अगर हम एक दीवार की तरह माने, तो उसमें से छनती हुई 4s2 इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगी, उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगी 10 गुना प्रभाव से। नतीजा सिकुड़न होगा। तो जब तक मैं स्कैंडियम से जिंक तक जाती हूं, आकार और भी छोटा हो जाता है। क्लियर। तो नॉर्मली भी लेफ्ट से राइट जा रहे थे, कम हो रहा था, पर यहां तो अब 10 गुना और पॉजिटिविटी होने से और सिकुड़न हो गया। तो मैं स्कैंडियम से जिंक खत्म करने के बाद जब वापस गैलियम पे आऊंगी, अगर मैं इस चीज को भूल जाऊं, कैल्शियम के बाद गैलियम आती हूं, तो आकार में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इन दोनों के बीच में। यहां तो सिकुड़न होनी चाहिए, पर इन दोनों के बीच में आकार बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां से यहां 10 गुना आने के, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बावजूद साइज की कमी होने, सिकुड़न होने की वजह से गैलियम का आकार एल्यूमिनियम के बराबर हो जाएगा। समझ गए। यहां क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसकी वजह से क्या प्रभाव होंगे। पहली बात तो ये कंसेप्ट क्लियर है, नहीं है तो मैं फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पीरियोडिक टेबल का हम जब बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो मैंने शुरू में आपसे कहा था जनरल प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, लेफ्ट से राइट गए आकार घट रहा है, सिर्फ साइज की बात कर रही हूं, ऊपर से नीचे आए आकार बढ़ रहा है। क्लियर। पर यहां तो एल्यूमिनियम से गैलियम आ रहे हैं, आकार सेम है, बराबर हो रहा है ना, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो क्या क्या प्रभाव आएंगे, कौन कौन से प्रभाव आएंगे, वो सभी जो कि ऊर्जा से संबंधित हैं। और ऊर्जा से संबंधित कितने प्रभाव हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 हैं, जिसमें पहले 2 आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, और जबकि विद्युत ऋणात्मक, ये पहले वाले 2 अपने किसमें हैं, अणु परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं, और जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अणु के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन है ये तीनों एनर्जी से संबंधित, और एनर्जी किससे संबंधित है, साइज से संबंधित है। अब मैं अगर इन तीनों की डेफिनेशन देखती हूं एक एक करके, पहली हमारी थी आयनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरी थी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बंधुता, और तीसरी हमारी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर लेते हैं अपनी कंसेप्ट के लिए। ठीक है। पहले वाला क्या कहता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव,
टाइम मत देखो, टाइम देखोगी तो फिर मेरा पढ़ाना सब बेकार हो जाएगा बच्चे। फिर से बोलो बेटा, फिर सुन नहीं पाए। नहीं बच्चे, थोड़ा सा मैं आपको रेक्टिफाई करूंगी, अभी बताती हूँ। आपने उसको बता तो दिया, लेकिन इसमें एनर्जी कंसेप्ट नहीं आया। जैसे किसी परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अपन को उसको उसके अनुसार एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो जितनी एनर्जी देनी पड़ी उसको एनर्जी। इसको भी मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं। हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, कंसेप्ट देखो, सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, दोनों कंसेप्ट समझ में आएंगे। बाह्यतम कोश से, तो आपने किसी कोश की बात की बेटा, किसी कोश में से आयनन विभर नहीं, बाह्यतम कोश में। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हैं, दो चीजें हैं। पहली तो किस में से निकाल रहे हैं, एटम में से। क्या है वो एटम, न्यूट्रल गैसीय स्टेट। जब हम पहले आईपी की बात करेंगे तो क्या है, उदासीन परमाणु, उदासीन विलगित परमाणु, उसके बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी गई ऊर्जा, लगी गई ऊर्जा, यानी हम उसको ऊर्जा देके निकाल रहे हैं। ऊर्जा क्यों दे रहे हैं, क्यों, किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और क्यों दे रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा क्यों दे रहे हैं, मैंने क्या कहा, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसीय स्टेट। कोई भी वस्तु सामान्यतः यूनिवर्स में अगर स्थायी अवस्था में है, आप अगर स्थायी अवस्था में बैठे हैं और आपको मैं जरा सा धक्का दूंगी तो आप क्या करेंगे, रिवर्ट बैक करेंगे, या तो उसको एक्सेप्ट करके फोर्स करेंगे, यानी डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, आपका फिजिक्स आ गई, और या आप उसको वापस पुश कर धक्का देंगे। क्यों, क्योंकि आप सामान्य स्टेबल अवस्था में थे। तो मैं किसी भी सामान्य स्टेबल अवस्था में न्यूट्रल गैसीय स्टेट के एटम के बाह्यतम कक्ष में से कोई छिड़ाछाड़ी करूंगी, इलेक्ट्रॉन को निकालूंगी, तो मैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाहर के विपरीत काम कर रही हूँ, प्लस उसकी स्टेबल स्टेट को डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो मुझे ऊर्जा उतनी लगानी ही पड़ेगी। और ऊर्जा लगाने का मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक हुआ या नहीं हुआ, ऊर्जा दी मैंने उसमें, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला, हो गया एनर्जी कंसेप्ट। तो यहां मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफाइन हो गया। अब समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या चीज मिस की थी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, अब इसी चीज को हम दूसरा देखें। एक स्टेबल स्टेट में एटम है, न्यूट्रल गैसीय स्टेट में, वो स्टेबल स्टेट में मैंने एक इलेक्ट्रॉन डालना है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जिसमें एक मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर हम कहते हैं। जब मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करूंगी तो उसमें ऊर्जा भी है। तो कायदे से मैंने स्टेबल स्टेट के अंदर एक ऊर्जा डाल दी, तो वो डिस्टर्ब होगी और एक्स्ट्रा एनर्जी को फेंकेगी उसको एक्सेप्ट करने के लिए। So the energy being given out or the energy is excreted while accepting an electron in the outermost shell of a neutral gaseous state of atom. Clear? कोई रटने की जरूरत नहीं है, खाली आप कंसेप्ट लगाइए। जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम उस सेंटेंस को रट लेते हैं, रटो मत, उसको समझो तो सही किस लिए है ऐसा। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों चीज समझ में आ गई आपको। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों ऊर्जा से संबंधित है, न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही है, स्टेबल स्टेट में बात कर रही है। स्टेबल स्टेट को, न्यूट्रल गैसीय स्टेट को हम डिस्टर्ब करें पहली आईपी और पहली ईपी में, ईए में। उसके बाद जो भी आता है वो चार्ज पार्टिकल के साथ होता है, वो डिफरेंट चीज है। इसके बाद हम बाद में बात करेंगे। पहले ये दो हमने देखा, ये परमाणु से संबंधित थी। अब दोनों को हम साइज से कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालूंगी तो डेफिनेटली क्या निर्भर करेगा कि वो कौन सी ऊर्जा स्तर पे है। तो यानी साइज इंपॉर्टेंट है। जब मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूं, बाएं से दाएं जाऊंगी, बाएं मेरा क्या है, अल्कली अल्कलाइन है, एस ऑर्बिटल्स हैं, यहां जा रही हूं, साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, यानी बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स से अच्छे से बंधे हुए हैं, तो आईपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्लियर? और जब मैं नीचे जा रही हूं, आकार चूंकि बढ़ता जा रहा है, तो आईपी घटेगी घटेगी। क्यों? जितना दूरी होगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्षीण होगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप क्विकली इसको निकाल सकते हो विद लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? तो यहां जब मैंने ये एनोमली बताई कि एल्यूमिनियम और गैलियम में, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम है, एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 3 है और दूसरा क्वांटम संख्या 4 है,
दोनों में फर्क है, यानी न्यूक्लियस 1, 2, 3 और वो चौथा है, तो इसका आईपी बढ़ना चाहिए, सॉरी घटना चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम का आकार ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से सेम हो गया, तो क्या होगा, आईपी बढ़ेगा। क्लियर? तो जब कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा कोई आता है, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएं कि इनमें से किस में आईपी बढ़ने का ट्रेंड है, तो गौर कर लीजिएगा एलिमेंट्स की पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे बेस्ड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, देन एटलीस्ट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की आपकी पोजीशन आपको पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कई तरह से पूछा जाता है, द्वितीय आवर्त सारणी, तृतीय आवर्त सारणी का ट्रेंड पूछा जा सकता है। जब मैं द्वितीय आवर्त सारणी पी ब्लॉक में, द्वितीय आवर्त सारणी और तृतीय आवर्त सारणी आवर्त की बात कर रही हूं मैं, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त, तो मैं क्या बात कर रही हूँ, बोरोन और एल्यूमिनियम की, उसमें ट्रेंड वही रहेगा जो नॉर्मल है। जैसे मैं तृतीय और चौथे सारणी की बात करती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास क्या बात आ गई, एल्यूमिनियम और गैलियम वाले, यानी इन दोनों रोज की बात आ गई। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ और बता देती हूँ जो किताबों में नहीं दिया हुआ है आपके। हम बात करते हैं पीरियड यानी आवर्त, हम बात करते हैं रो, और हम बात करते हैं ग्रुप की। ये 3 चीजें हैं। ग्रुप हमको पता है वर्ग, जो कि वर्टिकल कॉलम है। पीरियड और रो आपके हॉरिजॉन्टल लंबवत हैं। दोनों में एक बहुत छोटा सा फर्क है, जब किताबों में लिखा हुआ होता है उसको आप समझ लीजिए। पीरियड जब हम बात करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के संदर्भ में बात करते हैं। जब मैं रो की बात कर रही हूं, तो रो हमेशा किसी एक ब्लॉक के संदर्भ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एस ब्लॉक की बात कर रही हूं, तो मैं अगर तीसरे सारणी की बात, तीसरा पीरियड या तीसरे रो की बात कर रही हूं, तो दोनों सेम होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 सेम चल रहा है। जैसे मैं पी ब्लॉक में आती हूँ, पी ब्लॉक में आते ही मुझे मालूम है यहाँ पहला पीरियड नहीं है। कौन सा पीरियड से शुरू होता है, दूसरे पीरियड से। रो कौन सी हो गई, पहली। तो बी कहाँ, बोरोन कहाँ उपस्थित है, बोरोन पहली रो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरी तरह से ये हो सकता है, सेकेंड आवर्त में पी ब्लॉक में पहला एलिमेंट है। इसी तरह से जब मैं डी कक्षकों की बात करूंगी, तो यहाँ मेरा 4th पीरियड, लेकिन पहली रो। आपने देखा है ना, पहली रो के डी एलिमेंट्स, द्वितीय रो के डी एलिमेंट्स, तो रो मेरा हमेशा ब्लॉक के संदर्भ में होता है दोनों हॉरिजॉन्टल। तो कंपैरेटिव स्टडी जब हम करते हैं तो ये रो का वर्ड यूज करते हैं। ये क्लियर है? और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें? फिर मैं क्वेश्चंस लास्ट में पूछूंगी, फिर ये नहीं कहिएगा कि क्लियर नहीं है। क्लियर है तुमको? अब हम आगे चलते हैं, और एक चीज और अब मैं कंसेप्ट दे देती हूँ। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, जिस तरह से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ था, इस तरह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में फर्क सिर्फ इतना है, हम क्या भरते हैं, n-2f, 1 से 14। n-2 का मतलब, जब मैं ये 4th आ गया, 5th आ गया, 6th, जब मैं 6th में आऊंगी तो 6th में हमारे लेंथेनाइड शुरू होंगे, और 6s2 भरने के बाद p से और s के बीच में मैं अगर पीरियोडिक टेबल विजुलाइज करती हूँ, मेरा s ब्लॉक आपके इधर सामने की तरफ देखें तो ये s ब्लॉक है। s भरने के बाद, 6s2 भरने के बाद मैं p में नहीं जा रही हूँ, मेरे को बीच के भरने हैं। कौन से? n-1 5d, n-1 5d, 1 भरा, और फिर मेरा क्या हुआ, n-2 यानी 4f14। वो कंप्लीट होने के बाद वापस मैंने n-1d का 2 to 10 वो कंप्लीट किया। तो क्या रहा क्रम मेरा, बाहर वाला 6s2, फिर इस 6th वाले पीरियड में p भी है, d भी है, f भी है। p भी खाली है, d खाली है, f खाली है, लेकिन मुझे कहाँ आना है, अंदर वाले कक्ष में, पेनल्टीमेट शेल n-1d, और फिर कहाँ आना है, उसके भी अंदर n-2, एंड पेनल्टीमेट, अंदर के अंदर वाला। और ये वाला कौन सा, f। ऑफ f की हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या, सबसे कमजोर है। और मेरे पास नाभिकीय आकर्षण बल कितना बढ़ा जब मैंने f और d भर लिया, तो 24 गुना। तो 24 गुना बढ़ेगा तो किस पे जाएगा, s2 पे। 6p1 पे आने की बजाय जब मैं यहाँ p1 पे आऊंगी
क्या है यहाँ पे? लेड, लेड है ना, P1 सॉरी नहीं लेड नहीं, थैलियम, थैलियम के बाद लेड है, थैलियम P1। तो 6P1 तक आने से पहले मेरे यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होंगे? 24। तो अपने एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होंगे और मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6s2 से पहले 24 इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे। जो D और F में होंगे दोनों की शील्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर है, नतीजा सिकुड़न। तो क्या रहेगा? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से फिर से साइज छोटा होगा और यहाँ जो मेरे दो एलिमेंट्स हैं, गैलियम के बाद इंडियम, थैलियम, इन दोनों में आकार तकरीबन बराबर होगा। ये जो आपको यहाँ दिखाई दिया यहाँ वापस बढ़ेगा और फिर ये वापस सेम हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मैं फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको बाद में बताऊंगी। मैं पढ़ा दूंगी पर इनकी वो कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना समझ जाएंगे इतना। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन तो जैसे मैंने ये यहाँ बताया, आपको लिखो मत कुछ भी, सिर्फ समझ लो। कुछ क्वेश्चन तो इस पे आधारित होते हैं जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे होते हैं, सॉरी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पे। कुछ क्वेश्चन आपके लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे होते हैं। पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अलावा यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, मैंने सोचा था बाद में बताने का, पर चलो अभी बता देते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव, यहाँ नीचे लिखूंगी तो दिखेगा नहीं ना आपको। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है भैया? 1 मिनट अपनी दिमाग की मशीन चला के फिर वो आंसर करना, तुरंत नहीं। क्या होता है अक्रिय युग्म प्रभाव? है संबंधित, एग्जैक्टली वही है, पर क्या है? किस में यूज नहीं आते? बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, या उसको विन्यास में से बाहर निकाल देते हैं? अक्रिय शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेशन की ही बात कर रही हूं, जो क्रिया नहीं करे। क्रिया किस में नहीं करे? रसायन में। और रासायनिक क्रियाओं का मतलब कॉम्बिनेशन या उसका बॉन्डिंग। क्लियर? बॉन्डिंग यानी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित है। युग्म किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन का युग्म या पेयर जो रासायनिक क्रियाओं में भागीदारी नहीं दिखाता हो, उसका जो प्रभाव है उसको कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव या इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये कब संभव है? जब मैंने नीचे जाने की बात की, यहाँ से बोरोन से लेके थैलियम तक आई, कौन से में है ये? 6s2 में। और 6th वाले पीरियड को जब मैंने s2 भर लिया, उसके बाद कौन कौन से और भरे गए? 3d10 और 4f14। फिर मैं p में आई, तो यानी 6s2 भरने के बाद 24 गुना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब उसके पास होगा। और s ऑर्बिटल की टेंडेंसी क्या है? स्फेरिकल शेप, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है स्पिन, और वो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टाइटली बाउंड है। और उसके ऊपर कौन सा प्रभाव है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 24 गुना। क्या करेगा? उसको इतना अधिक नजदीकी से पकड़ेगा, टाइटली पकड़ेगा कि वो उसको अनपेयर नहीं होने देगा। क्लियर हो गई बात? और ये 6s2 में जैसे जैसे मैं नीचे चलती जाऊंगी, ये प्रभाव आपका उतना ही प्रबल होगा। तो 6s2 में हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 6 है, ऑर्बिटल का बाह्यतम कक्षक का s2 है, 6s2 है। उसके बाद हमने भरा 5d10, फिर भरा हमने 4f14, 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। किसके बाद? s2 के बाद। तो s2 के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, टाइटली बाउंड है। उसको केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, बॉन्डिंग बनाने के लिए, अनपेयर करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा हम नहीं दे सकते, इसलिए वो अक्रिय रहेगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन का वो युग्म जो कि क्रियाशील नहीं हो, क्रिया नहीं करता हो रासायनिक बंध में या रासायनिक क्रियाओं में, उस प्रभाव को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। कोई जरूरत नहीं है डेफिनेशन रटने की, शब्दों में ही आपका छुपा हुआ है। नतीजा क्या हुआ? मैंने सारी चीज क्लियर की है?
बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। मैंने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी, यानी कुछ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेना और देना। मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो यही है, इलेक्ट्रॉन लिया और दिया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाएगा। तो अगर मैं इस ग्रुप की बात कर रही हूँ और इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे अगर मैं इसको 3 दे रही हूँ तो क्या होनी चाहिए इसकी स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। नीचे जाते जाते इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या थैलियम +3 स्टेबल है या +1 स्टेबल है? आंसर कर सकते हो? आगे समझ में? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये प्रभाव क्षीण होता जाएगा, जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे ये प्रभाव क्षीण होता जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो बढ़ती जाएगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव आपके, सर आ गए हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए, तो मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। तो कुछ इन चीज़ों पे आधारित ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इन पे आधारित बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अगली बार हम उठाएंगे। पर कल का दिन छुट्टी का है और प्लीज़ परसों जब आप आएँ तो मुझे ये होना चाहिए, जब मैं पूछूं कितने लोगों ने पीरियोडिक टेबल याद की तो सबका हाथ ऊपर होना चाहिए। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैं माफ़ी दे देती हूँ। ठीक है, वेलकम।